हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वार और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फीचर्स बताए थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे टाइप्स कि कितने टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकते हैं कंट्री में। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा एक हेडिंग देख लेना कि सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कंज्यूमर के लिए बन सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर प्रोड्यूसर के लिए बन सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हो मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स बनते हैं, कोऑपरेटिव फॉर फार्मर्स, फार्मर्स के लिए बन सकते हैं। ओके, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स होते हैं एंड लास्ट आप देख सकते हो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। 6 टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी आप देखते हो अपने कंट्री में। एक है कंज्यूमर के लिए, दूसरा आप देखते हो प्रोड्यूसर के लिए, फिर मार्केटिंग के कोऑपरेटिव्स होते हैं, फार्मर्स के लिए कोऑपरेटिव्स होते हैं, हाउसिंग का कोऑपरेटिव होता है एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव्स होता है। ओके, अब इन सब के टाइप को समझते हैं कि ये सब है क्या। सबसे पहले नाम क्या है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये किन के लिए होता है, कंज्यूमर के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में जो सेलर होते हैं वो बहुत हाई प्राइस चार्ज करते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो कंज्यूमर के लिए काफ़ी महंगा हो जाता है वो प्रोडक्ट को खरीदना। तो कंज्यूमर ही अपने लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेता है जिसमें बहुत रीज़नेबल प्राइस पे कंज्यूमर को क्या मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है। ओके, तो ये देखो, कंज्यूमर कोऑपरेटिव आर फॉर्म्ड बाय द कंज्यूमर टू ऑब्टेन देयर डेली रिक्वायरमेंट एट रीज़नेबल प्राइसेस। जो भी उनके डेली के ज़रूरी के सामान होते हैं वो इनको इसमें क्या मिल जाता है, एकदम चीप प्राइस में भी नहीं बट रीज़नेबल प्राइस में इनको इसमें मिल जाता है। ओके, ये सोसाइटी नॉर्मली किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल होते हैं, जिनको बाहर के जो मार्केट में सेलर होते हैं वो लोग हाई प्राइस में क्या करते हैं, इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट का मतलब बोल सकते हैं कि बेवकूफ़ बनाते हैं, ज़्यादा प्राइस चार्ज करके। तो ऐसे कंज्यूमर के लिए ये एक हेल्प बन के आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी ये सोसाइटी के बीच में प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट इनके मेंबर में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग साथ में मिलके ये कोऑपरेटिव को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप आपने शायद सुना होगा, सुपर बाज़ार, अपना बाज़ार। ये सब कभी भी एक ओनर स्टार्ट नहीं करता है, ये ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के लिए होता है जो रीज़नेबल प्राइस में गुड्स एंड सर्विसेज इसमें क्या करते हैं, खरीद सकते हैं। ओके, तो ये है आपका पहला कोऑपरेटिव जिसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव। दूसरा कोऑपरेटिव होता है प्रोड्यूसर के लिए। जैसे कंज्यूमर के लिए एक प्रॉपर सोसाइटी बनाई गई है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, वैसे ही एक प्रोड्यूसर के लिए भी बनाया गया है। प्रोड्यूसर मतलब कौन, सेलर। अब जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स है ये 2 टाइप में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है आपका इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव। ठीक है, इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव्स में क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स एक साथ में इस सोसाइटी के क्या बन जाते हैं, मेंबर, और इसमें इनको बहुत ही कम प्राइस में रॉ मटेरियल, सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, सीड्स नहीं बट फर्टिलाइज़र, ये सब जो होते हैं, मतलब जो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी इनको चीज़ें लगती है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रॉ मटेरियल, टूल्स, मशीनरी, तो इनको काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में ये मिल जाता है जितने भी प्रोड्यूसर इसमें मेंबर बनते हैं। ठीक है, और जो भी ये लोग को इसमें प्रॉफिट होता है तो ये लोग प्रॉफिट क्या करते हैं, इसमें भी सेम वो डिवाइड करते हैं। ये देखो, इसमें प्रोड्यूसर्स वर्क इंडिपेंडेंटली और ये लोग इसमें ना अपने इंडस्ट्रियल आउटपुट को सेल करते हैं। किसको, वही इस सोसाइटी में ये लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, और आउटपुट ऑफ मेंबर इज़ मार्केटेड बाय द सोसाइटी।
मतलब इसमें क्या हो रहा है ना, बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं स्मॉल वो लोग अपना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इन लोगों को मटेरियल की ज़रूरत होती है, मशीन्स की ज़रूरत होती है, टूल्स की ज़रूरत होती है। तो ये सोसाइटी से इनको ये सब चीज़ें मिलती है। ये सब चीज़ें लेके ये लोग अपना आउटपुट बनाते हैं और ये आउटपुट बना के ही ये लोग क्या करते हैं, सोसाइटी में सेल करते हैं। ठीक है, और इनका मार्केटिंग ये सब भी सोसाइटी ही करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी का पहला पार्ट इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव। इसी में ही दूसरा क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव। मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव में भी क्या हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर है वो लोग इसमें एक तरीके के एम्प्लॉयज़ होते हैं। एम्प्लॉयज़ मतलब क्या कि ये लोग इसमें क्या कर रहे हैं, ये लोग जो भी इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें इनको काम करने का वेजेस मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग में इनको क्या मिलता है, काम करने का इनको वेजेस मिलता है। ठीक है, द सोसाइटी प्रोवाइड्स, और सोसाइटी से ही इनको क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट मिलता है। तो इंडस्ट्रियल सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में क्या फ़र्क है, इंडस्ट्रियल सर्विस में ये लोग एम्प्लॉयज़ नहीं होते, जो प्रोड्यूसर है ये लोग इनके मेंबर्स हैं। ठीक है, इन लोगों को इस सोसाइटी से मटेरियल, इक्विपमेंट, टूल्स मिलता है। ये लोग खुद इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली ये लोग आउटपुट बना के सोसाइटी में बेचते हैं और जो भी इनका काम का पैसा रहता है, जो भी इनका प्रॉफिट रहता है वो इनको मिल जाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और उनको उस काम करने का क्या मिलता है, वेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों किसके लिए बनाया गया है, प्रोड्यूसर मतलब जो आउटपुट बना रहे हैं, जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों किस में आ गए, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स में आ गए। तीसरा आते हैं इसके अंदर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स का मतलब होता है कि जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाएगा और मार्केट में सेल करेगा। ठीक है, तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स में ना इनकी एक सेंट्रलाइज एजेंसीज होती है। वो एजेंसी का काम होता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट आपको इनको देना है, इस एजेंसी को, और ये एजेंसी क्या करेगा, मार्केट में आपके प्रोडक्ट को सेल करेगा और जो भी प्रॉफिट हुआ है वो मेंबर्स के बीच में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू जितना आउटपुट आपने बनाया है। ऐसा नहीं है कि आपने बनाया, इस मेंबर ने नहीं बनाया तो इस मेंबर को भी प्रॉफिट मिलेगा। सबको वो आउटपुट बनाना पड़ेगा और वो एजेंसी को उनको क्या करना पड़ता है, सेल करना होता है। तो ये देखो, ये भी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। ये भी किसके लिए होता है, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के लिए होता है, जिनको अपना जो आउटपुट है, आउटपुट मतलब जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है और उनको वो प्रोडक्ट को क्या करना है, बेचना है, एक अच्छे प्राइस पे उनको बेचना है, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। ठीक है, तो डिफरेंट मेंबर के आउटपुट क्या होते हैं ना, इसमें बेचे जाते हैं। किसको बेचते हैं, इनकी एक सेंट्रलाइज एजेंसीज होती है जो बेचती है, मतलब एक मिडिल मैन की इसमें ज़रूरत नहीं है और जितना भी आप बेचोगे उसका आपको क्या मिलता है, इसमें प्रॉफिट मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट, फार्मर्स के लिए तो बनाना ज़रूरी है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। तो इसमें जितने भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं, अभी कैसा होता है ना, एक इंडिविजुअल फार्मर अकेला, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो लोग सीड्स खरीद सके, फर्टिलाइज़र खरीद सके, उनके पास एक जगह हो जहाँ पे वो लोग फार्मिंग कर सके। तो जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं वो लोग एक साथ में आते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, एक कोऑपरेटिव मूवमेंट बना देते हैं और फिर साथ में मिलके ये लोग क्या करते हैं, फार्मिंग ये सब करते हैं, जिसमें सबको क्या हो जाता है, इसमें फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि ये भी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है स्मॉल फार्मर्स का, जो साथ में मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं और लार्ज स्केल फार्मिंग करते हैं। ठीक है, इन इंडियन फार्मर्स आर इकोनॉमिकली वीक, है ना, एंड देयर लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल। इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि फार्मर्स इकोनॉमिकली वीक होते हैं, मतलब एक अकेले फार्मर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अकेला पूरा फार्मिंग कर सके। तो ग्रुप ऑफ फार्मर्स साथ में मिलके क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं और उनको एक अच्छी खासी लैंड होल्डिंग्स भी साथ में मिल जाती है। ठीक है, सो इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी दे आर अनेबल टू यूज़ मॉडर्न टूल्स। एक अकेला फार्मर अकेला तो मॉडर्न टूल, इक्विपमेंट ये सब नहीं अफोर्ड कर पाएगा। इसके लिए ये लोग एक कोऑपरेटिव बना के ग्रुप में फार्मिंग करते, जिससे इनको ये सब मिलना भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, अफोर्डेबल हो जाता है। ओके,
नेक्स्ट होता है हाउसिंग कोऑपरेटिव। ये तो आपने सुना ही होगा, हाउसिंग कोऑपरेटिव मतलब आपने बहुत सारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग देखे होंगे। रहने के लिए एक बिल्डिंग बनती है बहुत सारे माले की, ठीक है, 5 फ्लोर का, 10 फ्लोर का, 15 फ्लोर का, और उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कैसा होता है कि हम एक जगह, नॉर्मली एक जगह पूरे मेंबर के नाम पे वो पूरी जगह होती है, और फिर वो जगह में या तो हम अलग अलग फ्लैट्स बना देते हैं और वो मेंबर को हम रहने के लिए वहाँ पे क्या दे देते हैं, फ्लैट्स। अब वो मेंबर को ऑब्वियसली वो फ्लैट के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, और वो पैसे उनको इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं, और उनको लोन लेके भी वो लोग उस जगह पे क्या खरीद सकते हैं, फ्लैट्स खरीद सकते हैं। फ्री में नहीं मिलता है फ्लैट या जगह, आपको इसके लिए पेमेंट करना होता है, लेकिन आप इसके मेंबर्स बन जाते हो। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ये प्राइवेट बिल्डिंग्स नहीं होते, ये पूरा मेंबरशिप के थ्रू ये बिल्डिंग्स पूरी बनती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस सोसाइटी आर फॉर्म्ड बाय लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप पीपल, और ये अर्बन एरिया में बनाई जाती है ताकि उनका खुद का घर हो, है ना, उस जगह पे वो लोग खुद रह सके। ओके, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। Some society acquire land and give the plots to the member for constructing their own houses. अलग अलग टाइप के हाउसिंग सोसाइटी होते हैं। कुछ कुछ क्या करते हैं कि एक जगह खरीद लेते हैं प्लॉट, और वो प्लॉट इनको दे देते हैं, किनको दे देते हैं, मेंबर्स को, और फिर मेंबर अपने खुद की एक जगह वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं रहने के लिए। अब मेंबर ऑब्वियसली बात है एक तो होंगे नहीं, मिनिमम 10 तो होने चाहिए, तो 10 से ज़्यादा मेंबर्स ही होते हैं नॉर्मली, और वो लोग मिलके एक जगह क्या करते हैं, वहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं रहने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसका क्या है, क्रेडिट कोऑपरेटिव। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। तो जैसे कि मैंने बोला कि जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स अपने इंडिया में है जो फार्मर्स को, प्रोड्यूसर को, स्मॉल बिजनेसमैन को कम इंटरेस्ट रेट्स पे क्या देते हैं, लोन देते हैं। और ये बैंक्स खाली लोन नहीं देते, आपके सेविंग हैबिट्स को भी इम्प्रूव करते हैं। जैसे अगर कोई स्मॉल आर्टिशंस है, अगर कोई वीकर सेक्शन ऑफ पीपल है जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, थोड़ा अमाउंट ऑफ पैसा है, और उस पैसे को उनको सेव करना है, तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स उनके सेविंग हैबिट्स को भी बढ़ाता है। मतलब ये एक तरीके का क्या है, कोऑपरेटिव बैंक बनाए गए हैं जो लोगों को लोन दे सकता है, मेंबर्स को। ये देखो आर फॉर्म्ड, ये भी पुअर पीपल फॉर्म कर रहे हैं टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प, ओके, एंड टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेविंग्स अमॉन मेंबर। ये भी किसके लिए बनाया जाता है, जो बड़े बड़े दूसरे बैंक्स होते हैं ना, वो कभी कभी फाइनेंशियल हेल्प नहीं दे पाते इन वीकर सेक्शंस को, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई रहते हैं। तो ये वीकर सेक्शंस के लिए, पुअर पीपल के लिए ये बैंक बनाया जाता है, ताकि वो लोग को अगर कोई बिज़नेस करना है, कुछ लोन लेना है, तो कम इंटरेस्ट रेट्स पे इनको इस बैंक से लोन मिल जाता है, ये लोग अपने पैसे को इस बैंक में सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये थे आपके कुछ टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या टाइप्स हमने सीखा कोऑपरेटिव्स का। एक हमने सीखा कंज्यूमर कोऑपरेटिव, बराबर। एक हमने सीखा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, फिर हमने सीखा मार्केटिंग के कोऑपरेटिव्स, फिर फार्मिंग के कोऑपरेटिव्स, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, और लास्ट होता है क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। ठीक है, और प्रोड्यूसर भी 2 टाइप में डिवाइडेड है, एक इंडस्ट्रियल सर्विसेज और एक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स है आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के। आई होप ये आंसर आपको एकदम क्लियरली समझा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर हम इस टॉपिक का लास्ट आंसर करेंगे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो थैंक यू सो मच।